जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु प्यारी संगत, आज का जो सत्संग है वो बहुत ही खूबसूरत सत्संग है। हमें अंजलि आंटी ने भेजा है गुड़गाँव से। आंटी जी अपना मंत्र जाप के साथ सत्संग शुरू करना चाहती हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी आगे बताती हैं कि इस सत्संग को आप हमारे साथ साझा करते हुए उन्हें कुछ देर हो गई, उसके लिए गुरुजी से वो माफ़ी माँगना चाहती हैं। गुरुजी, सत्संग शेयर करने में मैंने काफ़ी देर लगा दी, इसलिए आप मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु प्यारी संगत, आंटी जी बताती हैं कि ये सत्संग 1st ऑफ जनवरी का है। आंटी ने 31st ऑफ दिसंबर को काफ़ी अच्छे से नए साल की प्रिपरेशन कर रखी थी। वो गुरुजी का एक बड़ा-सा स्वरूप भी शॉप पर देकर आई थी ये सोचकर कि, और शॉप वाले भैया को भी कहा था कि शॉप वाले भैया को कहा था कि आप ये ना स्वरूप जो है कल मुझे चाहिए, कैसे भी करके रेडी करके रखिएगा। और शॉप वाले भैया बार-बार बोले जा रहे थे कि मैडम मैं कल नहीं दे पाऊँगा, आपको कल नहीं दे पाऊँगा, 2 तारीख को मैं दे पाऊँगा। और आंटी के दिमाग में ये था कि जैसे भी करके मुझे तो गुरुजी का स्वरूप ही बड़ा वाला 1 तारीख को अपने घर पर लेकर जाना है। वो चाहती थी कि 1 तारीख को जनवरी 1st को ही गुरुजी उन्हें ब्लेस करने के लिए स्वरूप के माध्यम से घर पर आएँ। ऐसा नहीं था कि आंटी के घर पे गुरुजी के स्वरूप नहीं है, पर कहते हैं ना कि हम एक ज़िद पकड़ लेते हैं कि नहीं, ऐसा ही होना चाहिए जैसा हम चाह रहे हैं। पर गुरुजी की मर्ज़ी तो कुछ और थी। आंटी जी बताती हैं, उन्होंने 31st को अपनी फैमिली के साथ मार्केट जाके बहुत अच्छे से न्यू ईयर की प्रिपरेशन करी, और आंटी ने चाहा था कि जिस तरह से ये स्वरूप घर आएगा उसके बाद आंटी अपनी फैमिली के साथ बड़े मंदिर जाएँगी और गुरुजी को मत्था टेक कर आएँगी। पर गुरुजी को तो कुछ और ही मंज़ूर था। हुआ ये, आंटी के घर पे ना एक डॉग है। आंटी को ने मतलब वो गोल्डन रिट्रीवर डॉग है, आंटी उसे बहुत प्यार करती हैं, वो अडॉप्टेड डॉग है। अब हुआ ये कि आपको तो पता है 31st ऑफ दिसंबर और 1st जनवरी को कितनी ठंड होती है। अब हुआ ये कि 1st ऑफ जनवरी को सब सो के उठे, सबने मत्था टेका गुरुजी को, नए साल की बधाइयाँ दी। उसके बाद ना आंटी ने सबको कह दिया कि चलो जल्दी-जल्दी से रेडी हो जाओ, और अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि आप है ना शॉप वाले भैया को फ़ोन कर दो कि वो जो हमने ना गुरुजी का बड़ा वाला स्वरूप बनने के लिए दिया है ना, वो हम 12 बजे से पहले-पहले लेने आ जाएँगे, और है ना उसके बाद फिर मंदिर चलेंगे। तो उनके जो हस्बैंड अंकल हैं उन्होंने भी हाँ कर दिया। उन्होंने फ़ोन भी किया हस्बैंड अंकल ने शॉप वाले भैया को, तो भी भैया बोले जा रहा था कि भैया मैं आपसे बार-बार कहे जा रहा हूँ, मैं आज इस स्वरूप को आपको नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है, और मैं आपको 2 तारीख से पहले नहीं दे पाऊँगा। पर आंटी तो ज़िद पे ही अड़ गए, नहीं, आप उसे बोलो, हमने उसे कल बोल दिया था ना कि वो हमें 1 तारीख को ही देगा, उसको बोलो कि आज ही दे, आज ही दे। और बाहर इतनी ठंड थी, इतनी धुंध हो रही थी, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। यहाँ सब प्रिपरेशन कर रहे थे बड़े मंदिर जाने के लिए। अब आंटी का छोटा बेटा, आंटी ने बोला अपने छोटे बेटे से कि तुम एक काम करो, इसको है ना वॉक करा लाओ, क्योंकि हमें आने में लेट हो जाएगा, तो फिर है ना घर में कहीं ये डिगी ना कर दे। आंटी ने अपने छोटे बेटे से ऐसा कहा। छोटा बेटा आंटी का उसको वॉक कराने के लिए ले गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गोल्डन रिट्रीवर्स ऐसे डॉग्स होते हैं जो टॉय जैसे होते हैं। कभी उन्हें गुस्सा नहीं आता। पर उस दिन पता नहीं क्या हुआ, अ, जब बेटा गोल्डन रिट्रीवर में जो उनका डॉग था, पेट था, उसको लेकर नीचे वॉक के लिए लेके गया, थोड़ी देर में नीचे से आंटी के पास एक अननोन नंबर से कॉल आया। आंटी ने फ़ोन पिक किया, तो वहाँ से बेटा घबराया-घबराया रो रहा और बोल रहा, "स्टेफ़ी खुल गया है, हाथ में नहीं आ रहा है, और है ना बुरी तरह से सबको मतलब मेरे को काटने के लिए आ रहा है।" आंटी ने कहा, "ठीक है, तुम रुको, मैं आ रही हूँ।" आंटी को लगा ये नॉर्मल है, वो तो घर में भी ऐसे ही करता है, जब खुल जाता है, तो थोड़ा-सा शैतानी करता है। आंटी को नहीं पता था कि नीचे तो बवाल हो रहा है। जब आंटी नीचे पहुँचे तो देखा कि आंटी ने अपने बेटे को कहा कि तुम अंदर जाओ, तुम अंदर जाओ। वो बोला कि नहीं मैं अंदर नहीं जाऊँगा, वो बहुत घबराया हुआ था आंटी का बेटा। आंटी ने कहा तुम जाओ अंदर, मैं देख लूँगी। और वो घबराया हुआ था, आंटी का बेटा 14 इयर्स का था, उसको लगा कि ना अगर किसी सोसाइटी के मेंबर को काट लिया, वहाँ के रेज़िडेंट को काट लिया, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, और ये 1st जनवरी की बात है। कहते हैं ना कि जब हम अपनी मर्ज़ी चलाने लग जाते हैं, तो गुरुजी उस मर्ज़ी को रोकने के लिए कई बार हमें समझ देने के लिए आते हैं। तो बस वही हुआ। आंटी जब नीचे गए तो उन्होंने ट्राई किया कि भई इसको मैं पकड़ लूँ, और है ना जो उनका बेल्ट है, डॉग का बेल्ट है, उसके अंदर बाँध दूँ। पर वो डॉग तो आउट ऑफ द कंट्रोल था। वो उसने आंटी जी को भी काट लिया काफ़ी जगह, गहरे-गहरे निशान दे दिए आंटी को। पर आंटी बताती हैं
वो बच पाई जस्ट बिकॉज़ कि उन्होंने गरम कपड़े पहन रखे थे, वूलन्स पहन रखे थे, इस वजह से बहुत डीप मतलब ब्लड तो आया आंटी को मतलब उसके बाइट जो उसने फ़ोर्सफुली बाइट किया था, वो सब हुआ। पर अगर वो वूलन नहीं पहना होता ना आंटी ने, तो आंटी जी बताती हैं कि उस दिन बहुत बड़ा कोई कष्ट था जो गुरुजी ने उनका काटा था। आंटी जी को बचाने के लिए अंकल जी भी नीचे आए। नीचे आए तो अंकल जी ने तुरंत गार्ड्स को कह दिया था कि जो मेन गेट है ना वो तुरंत बंद कर दो क्योंकि उनका रेज़िडेंस है उसके सामने से जहाँ उनकी बिल्डिंग है, उसके सामने से कोई गाड़ी पे भी जा रहा था तो पागलों की तरह मतलब उस दिन वो बिल्कुल ऐसा हो गया था जैसे कंट्रोल में नहीं आने वाले डॉग्स होते हैं ना जिनको अटैक आ जाता है, फिट्स का अटैक आ जाता है, इस तरह से वो ऐसे बिहेव कर रहा था। आंटी बताती है कि 4 साल से वो उनके साथ है, उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। पर उस दिन उसने इस तरह से अटैक किया जैसे वो पूरे परिवार को जान से ही मार डालेगा। अंकल ने भी कोशिश करी तो अंकल की थाइस के अंदर उसने फ़ोर्सफुली बाइट कर दिया। आंटी जी अपने सत्संग में बताते हैं कि उस दिन तो उनका जो डॉग था वो एक तरह से काल के रूप में आया हो उनके परिवार पर। एक मतलब घर के कपड़ों में ही आंटी स्लीपर्स में, अंकल स्लीपर्स में, उनका बेटा स्लीपर्स में और उनके बेटे पे तो कम से कम 500 मीटर्स उस डॉग ने उनको जो उनका पेट था, उसने इतना दौड़ाया उसको तो कई जगह उसने फ़ोर्सफुली बाइट करा, उसको इतना खून निकला बच्चे के अंदर से और बच्चा इतना घबरा चुका था कि वो अपने घर नहीं गया। जब उसके पेरेंट्स ने आके उसको बचाने की कोशिश करी, आंटी को भी उसने काटा, अंकल को भी काटा, अंकल की तो थाइस पे उसने कम से कम 4 फ़ोर्सफुल बाइट दिए थे। घ एक मतलब घर के ही पेट ने। अब कहते हैं ना कि हमारी इज़्ज़त कई बार हमारे पे भारी पड़ जाती है। बस यही हुआ, करते-करते आंटी जी बताते हैं कि 10 बजे की वो नीचे गई थी और अंकल भी नीचे गए थे। करते-करते जब वो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ रहा था, किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने रेस्क्यू वालों को कॉल किया। रेस्क्यू वालों ने करीबन उन्होंने भी रेस्क्यू वालों ने आने में 2 से ढाई 3 घंटे लगा दिए थे। आंटी ने बहुत रिक्वेस्ट करी और आस-पास जो एनजीओज़ थे, उन पे भी कॉन्टैक्ट किया कि कैसे भी करके क्योंकि पूरा परिवार डरा हुआ था और उस समय कम से कम 4 से 5 घंटे जो उनकी सोसाइटी का गेट था, वो गेट पूरी तरह से बंद था, गार्ड्स अंदर थे, ना कोई इन हो रहा था, ना कोई आउट हो रहा था। उस पेट की वजह से इतना दहशत फैल चुकी थी उस समय। आंटी जी बताती हैं कि उस दिन वो बार-बार बस गुरुजी, 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 ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बस ये जाप किए जा रही थी और काँप रही थी ठंड के अंदर। अंकल भी काँप रहे थे, पर वो जो अटैक उस डॉग ने किया था, उनके पेट ने किया था, बस उसका दर्द उन्हें महसूस नहीं हो रहा था। इनफैक्ट जो उनके एरिया में इंडीज़ डॉग जो होते हैं, उन पे भी उसने खूब अटैक किया। वो बेचारे डॉग्स ऐसे चिल्ला-चिल्ला के भाग रहे थे, जब वो उनके पीछे भाग रहा था कि मतलब उनकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि डॉग्स बोल रहे हो कि प्लीज़ हमें कोई बचा लो। और आंटी रोने लगी, आंटी के बच्चे रोने लगे कि आज इसको हुआ क्या है? करते-करते साढ़े 5 बज गए जब रेस्क्यू वाले आए। रेस्क्यू वालों ने बड़े नेट वेट डाल के उसे बड़ी मुश्किलों से पकड़ा। मतलब रेस्क्यू वालों को भी एटलीस्ट नहीं करते-करते 25 टू 30 मिनट्स लग गए थे, उसको अपने कंट्रोल में लेने के लिए। उन्होंने उसको नेट में जल्दी से डाला, अपनी रेस्क्यू वाली जो वैन लेकर आए थे उस वैन में डाला और हमसे मतलब आंटी से पूछा, अंकल से पूछा इसका क्या करना है? आंटी अंकल तो इतने दहशत में आ चुके थे कि घर ले जाना तो पॉसिबल ही नहीं था उसको क्योंकि इंडिपेंडेंट हाउस में रहते तो कोई दिक्कत नहीं होती। पर रिस्क लिया जा सकता था कि उसे ले जाएँ और बालकनी में ये कहीं बाँध दें। पर जिस तरह से बहुत सारे रेज़िडेंट वहाँ पे रह रहे हैं, वो सब अगेंस्ट थे कि नहीं ये डॉग अब घर नहीं आना चाहिए, आप इसे प्लीज़ इसको लेकर नहीं जाएँगे। जिसमें आंटी ने सारे डॉग्स के जो उनका पेट था उसके सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि वैक्सीनेटेड है, ये सब कुछ है और है ना इसको अच्छा खासा ट्रेन किया हुआ है। पर जो उस समय का माहौल था वो तो बहुत ही खतरनाक माहौल था। मतलब हर कोई डरा हुआ था। जो पेट पेरेंट्स थे ना वो तक डरे हुए थे। जैसे-कैसे करके रेस्क्यू वाला आंटी अपने गाड़ी में निकली, अंकल अपनी गाड़ी में निकले। अंकल ऑलमोस्ट अंकल की चप्पल पता नहीं कहाँ थी, अंकल को होश ही नहीं था क्योंकि वो उसने जिस तरह से अटैक किया था पूरा परिवार एक तरह से ट्रॉमा में था। अंकल ने गाड़ी निकाली जैसे-तैसे वो उस जगह पहुँचे जहाँ पे रेस्क्यू वाले उसको उनके पेट को लेकर गया। वहाँ पे उन लोगों ने जब उसको जिस एनजीओ पे लेकर गए थे, डॉग शेल्टर पे उसे लेकर गए थे, वहाँ के ओनर ने बोला सारी बातें बताई गई उन्हें। डॉग शेल्टर के ओनर ने आंटी, अंकल और उनके बेटे को देखा कि वो इस तरह से मतलब उनका खूनम-खून हो रहे हैं, इतना ज़ख्म उनको हो रहा है। तो उन्होंने कहा आप एक काम कीजिए इसे 5 से 10 दिन यहाँ पे शेल्टर पे छोड़ दीजिए, ठीक है? उन्होंने उसका मेडिकल चेकअप किया, उनके पेट का
और मेडिकल चेकअप में आया कि उसको 105 फीवर हो रहा था। इस वजह से उसने ये अटैक किया था। अब आंटी लोगों को तो पता ही नहीं था कि उसको फीवर हो रहा है, नॉर्मल बिहेव कर रहा था। पर जब वो नीचे गया, उसको शायद ठंड लगी या उसने शिवरिंग किया, उसको और मेंटली अटैक आया या कुछ प्रॉब्लम तो हुई थी। बस जैसे-तैसे आंटी अंकल ने उसे वहाँ छोड़ा, वहाँ से निकले, फिर वो लोग हॉस्पिटल गए डायरेक्ट वहाँ से। तब शाम के 7 बज चुके थे। आंटी अंकल ने अपने आप को वैक्सीनेटेड करवाया, वहाँ से वैक्सीनेशन लिया, बेटी को वैक्सीनेशन लगवाया। जो भी प्रोसीजर था, जो मेडिकल प्रोसीजर था, वो आंटी अंकल ने पूरा करवाया। घर लौटते-लौटते आंटी अंकल को 9 से 10 बजे थे रात के। अब आंटी अपने सत्संग में ये बताना चाहती हैं कि आंटी चाहती थी कि पहली तारीख को गुरुजी का वो जो स्वरूप है, वो घर आए। आंटी ज़िद पकड़ के बैठ गई थी। पर गुरुजी ने उन दुकानदार भैया की वाणी से पहले ही बता दिया था कि 2 तारीख को ही हो पाएगा। पर आंटी ज़िद पकड़ के बैठी थी, नहीं भैया आप कैसे भी करके करो। अपने हस्बैंड को फ़ोर्स कर रही थी। और जब हस्बैंड को भी उन्होंने फ़ोन पर दुकान वाले भैया ने, शॉप वाले भैया ने मना कर दिया, फ्रेम वाले भैया ने कि नहीं हो पाएगा, तब भी आंटी उनको फ़ोर्सफुली कॉल करके बोले जा रही कि नहीं भैया मुझे नहीं पता, आपने तो कल कह दिया था। आंटी एकदम ज़िद ज़िद पर आ गई थी। अब जब आंटी घर लौटकर आई और वो थोड़ा जिसे कहते हैं ना पीसफुल माइंड से बैठी, हालाँकि वो ट्रॉमा उनके घर से, उनके दिमाग से बिल्कुल नहीं जा रहा था क्योंकि वो इस तरह से इंजर्ड हुआ था पूरा फैमिली। आंटी बताती हैं कि जब वो थोड़ी देर मतलब अपने आप को उन्होंने ओढ़ के बैठी, ठंड ठंड भी काफ़ी लग रही थी। आंटी के बार-बार दिमाग में एक ही बात चल रही थी, "गुरुजी आज आपने मेरे कौन से कष्ट काटे? साल के पहले दिन पे आपने मेरे साथ ये क्या किया है?" पहले तो वो ये सवाल कर रही थी कि "गुरुजी आपने मेरे संग साल के पहले दिन ये क्या किया?" मैं तो नहा धोकर अपने परिवार के साथ नहाकर आपका स्वरूप घर लाना चाह रही थी। आप आपके दरबार पे आना चाह रही थी, वहाँ मत्था टेकना चाह रही थी। सब कुछ आंटी का मैं ही चल रहा था। आंटी के दिमाग में तुरंत से आया कि ये तेरे कष्ट तूने ही कटवाए हैं ज़िद करके। मैंने तेरे बहुत बड़े प्रलय तेरी ज़िंदगी में आने वाला था तेरी ज़िद के कारण। पर इसको मुझे इस तरह से काटना पड़ा जिससे तुम्हारे छोटे में कट गया। आंटी बार-बार ये सोच रही थी कि ये सिर्फ़ हम 3 लोगों के साथ ये कष्ट कटा है, इतना बुरा उसने हमें डॉग ने हमें इतना बाइट किया है, इतना फ़ोर्सफुल बाइट किया और काफ़ी काफ़ी जगह इंजरीज़ हुई हैं और आज अगर ये अटैक सोसाइटी में से किसी के साथ हो जाता, तो क्या होता? आंटी बार-बार ये सोच रही। फिर वो उठी, उन्होंने माथा टेका गुरुजी के सामने और यही कहा, "गुरुजी, आज के बाद मैं कभी अपनी मैं नहीं चलाऊँगी। आपने बोला है ना कि मेरे दर पे आने के बाद, मुझसे जुड़ने के बाद तुम्हें अपनी मैं हटानी पड़ती है। जब मैं किसी की वाणी से तुम्हें ये कह रहा हूँ कि मैं आऊँगा तुम्हारे घर, मैं आऊँगा, मैं कल आ जाऊँगा। पर तू ज़िद पकड़ के बैठी हुई थी और तेरी ज़िद के कारण ही तेरे परिवार को इतना नुकसान हुआ। ये तो तूने मुझे थामा हुआ था। गुरुजी तू कर रही थी, जब वो सारा चल रहा था, जब वो सारी परेशानियाँ तेरे साथ नीचे चल रही थी, तब तू सिर्फ़ गुरुजी ही बचाइए, गुरुजी कुछ कीजिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, गुरुजी प्लीज़ संकट टालिए। तू बार-बार मेरा नाम ले रही थी इसलिए संकट टला, नहीं तो कुछ बड़ा भी हो सकता था। आंटी ने बस हाथ जोड़ लिए गुरुजी के सामने कि गुरुजी अब आपकी जो मर्ज़ी होगी वो आप कीजिएगा। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं दोबारा कभी मैं नहीं करूँगी। मैं कभी कोई ज़िद नहीं करूँगी आपके सामने। और गुरु संगत आप विश्वास करेंगे आंटी ने 1 तारीख के लिए मन बना रखा था कि पहली तारीख को ही जाके मैं तो अब गुरुजी से अपने परिवार के साथ जाकर ब्लेसिंग्स लेकर आऊँगी। आंटी का जाना हुआ 8 जनवरी को, सोचिए। 8 जनवरी को गुरुजी ने उन्हें अपने बड़े मंदिर बुलाया। इसलिए कहते हैं ना कि गुरुजी की रज़ा में हमेशा खुश रहना चाहिए। हमेशा जो आपका दिल कहता है वो नहीं करना चाहिए। जो गुरुजी आपकी ज़िंदगी में करना चाहते हैं वो आपकी सोच से बहुत बेहतर है। ये तो आंटी का पूरा परिवार गुरुजी को बहुत मानता है, उनके सानिध्य में ही रहता है। तो उनका कष्ट गुरुजी ने इस तरह से कटवाया, नहीं तो उस दिन आंटी खुद बताती हैं कि वो जो हादसा उस दिन हुआ, वो सोच-सोच के आज भी पूरा परिवार हिल जाता है कि अगर वो किसी रेज़िडेंट के साथ हो जाता या राह चलते किसी इंसान के साथ हो जाता, तो पता नहीं क्या होता। किस तरह से अटैक हुआ। पर किसी दूसरे के ऊपर अगर आपके ही घर का आपका ही पेट अटैक कर दे, तो उस सिचुएशन को सँभालना बहुत मुश्किल है। वो सिचुएशन गुरुजी ने अपने हाथ में लेके कैसे सँभाली, वो सिर्फ़ गुरुजी जानते हैं और आंटी जानती हैं। आंटी अपने सत्संग में बस यही लिखकर सारी संगत तक शेयर करना चाहती हैं कि गुरु प्यारी संगत कभी भी
अपनी मत चलाइएगा गुरुजी से जुड़ने के बाद। सब कुछ गुरुजी के हाथ में सौंप दीजिएगा। नहीं तो बहुत बार हमें मौत का दरवाज़ा भी देखना पड़ता है, जब हम अपने परम पिता की बात को नहीं समझते, जब हम सिर्फ़ मैं और मैं करते हैं। तो गुरु से जुड़ने के बाद ये मैं का जो शब्द है, ये हमें छोड़ देना चाहिए। और आंटी ने इस जो सत्संग उनकी ज़िंदगी में गुरुजी ने किया, उसके बाद से आंटी जी ने हाथ जोड़ लिया और हर रोज़ यही कहती हैं, "गुरुजी जो आपकी रज़ा हो उसमें मुझे खुश रखना, मेरे परिवार को खुश रखना।" गुरु प्यारी संगत, आंटी अपने इस सत्संग को शेयर करने के बाद आप सबसे यही विनती करती हैं कि जितने ज़्यादा हो सके सत्संग को शेयर कीजिएगा। किसी को तो अपनी मैं के अंदर गुरुजी की रज़ा समझ में आएगी। जो आंटी ने गलती की है वो कोई और संगत ना करे। गुरु प्यारी संगत, आंटी जी अपने सत्संग को यहीं पे समाप्त करती हैं और मंत्र जाप के साथ फिर दोबारा गुरुजी ने कोई सत्संग उनकी ज़िंदगी में बेहतर किया, ब्लेसिंग्स दी, उनको कोई आशीर्वाद दिया, तो ज़रूर जुड़ेंगी। आंटी जी अपने सत्संग को यहीं विराम देती हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु प्यारी संगत, आप सब जानते हैं इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी की ब्लेसिंग शेयर की जाती है। वो सत्संग शेयर किए जाते हैं जो संगत जी के साथ गुरु जी ने उनकी प्रार्थनाओं, गुरु मंत्र करने से जवाब दिया है। उनकी लाइफ में जितनी भी बुरा वक़्त चल रहा था, उसमें गुरुजी ने उनको किस तरह से सँभाला है। तो ये सत्संग आप तक पहुँचाने का माध्यम है कि हमारी ज़िंदगी में भी अगर कुछ इस तरह की परेशानियाँ हैं, तो सत्संग सुनने के बाद गुरुजी हमें अपने सवालों के जवाब किस तरह से देते हैं। जब भी आप कोई सत्संग किसी भी चैनल पे शेयर करते हैं, बस इतना ध्यान रखें कि जब भी आप उसे शेयर करते हैं, तो जब लिखकर शेयर करें तो आपकी लिखावट एकदम क्लियर हो और जब आप अपनी आवाज़ में उसे रिकॉर्ड करके भेजते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि बैकग्राउंड में कोई शोर ना हो। गुरुजी की बड़ाइयों में सिर्फ़ गुरुजी का शुकराना हो, आपके साथ दिए हुए आपके प्रश्नों के जो गुरुजी ने उत्तर दिए हैं, वो हो। गुरुजी की महिमा हो, उसके अलावा और कुछ ना हो।